हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद पाटीदार आप सबका स्वागत करता हूं कैरियर कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमने अभी तक जितनी भी बात करी थी, हमने बेसिक बातें करी थी और मैंने आपको बोला था कि इन सारी बातों को हम एक बार डीप में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे को सबसे पहले हमने जो स्टडी करी थी वो बेसिक करी थी। अब ये सारी बातें जो हम करेंगे वो हम डीप में करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैंने कोशिका के प्रकार बताए थे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के सारी जो डिटेल में स्टडी होती है उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब एक जीवाणु कोशिका को लेकर हम सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे को देखना है केंद्रक सामग्री। क्या देखना है? केंद्रक सामग्री, ठीक है ना। तो केंद्रक सामग्री के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैंने आपको उस समय पर बोला था कि जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? विकसित होता है। क्या होता है बेटा? केंद्रक जो होता है वो क्या होता है? अविकसित होता है। क्या होता है? अविकसित। ये अविकसित क्यों होता है? मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर केंद्रक झिल्ली जो होती है वो अनुपस्थित होती है। जैसे ये कोशिका होती है, ये कोशिका के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर केंद्रक के अंदर केंद्रक की बात करते हैं तो केंद्रक झिल्ली जो होती है वो अविकसित होती है, मतलब हम बोल सकते हैं अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित। और इसके डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसका क्या होता है? अभाव, जिससे कि इसका जो डीएनए रहता है या इसका जो गुणसूत्र रहता है वो क्या होता है? बिखरा होता है। हम वही बात कर रहे हैं कि इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है ये नग्न रूप में होता है। किसमें होता है? नग्न रूप में। आनुवांशिक पदार्थ मतलब हम कह सकते हैं या तो डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है ना। अब डीएनए और आरएनए के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली क्या होती है? केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। हम बोल सकते हैं कि परिबद्ध नहीं होती है, मतलब चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिसके कारण से ये नग्न रूप में होता है। किसमें होता है? नग्न रूप में। और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, मतलब हमने बोला है कि डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। हिस्टोन प्रोटीन में आपको बता दूं कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है। तो जब हम गुणसूत्र की बात करते हैं, गुणसूत्र का निर्माण होता है, तो गुणसूत्र का निर्माण होता है दो चीजों से। एक होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और हम डीएनए को न्यूक्लिक अम्ल भी लिख सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है? तो उससे मिलकर बनता है गुणसूत्र। क्या मिलकर बनता है? न्यूक्लिक अम्ल प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर बनता है गुणसूत्र। अब इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। सर ये हिस्टोन प्रोटीन क्या कर रहा है? तो जो न्यूक्लिक अम्ल रहेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर बहुत सारे डीएनए आ चुके हैं, इन डीएनए को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो इन डीएनए को आपस में जोड़ने का कार्य करता है हिस्टोन प्रोटीन। कौन करेगा बेटा? हिस्टोन प्रोटीन। जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी प्रकार से चेन बनाते हैं, तो चेन के समय पर हम देखते हैं कि मान लो कि साइकिल की चेन है, साइकिल की चेन में कड़ियां पाई जाती है। उन कड़ियों को अगर रख दिया जाएगा तो चेन नहीं बनेगी। उसको जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमारे को किसी कील की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा? कील की। तो यहाँ पर भी जो गुणसूत्र बना होता है मुख्य रूप से वो डीएनए का बना रहता है। किसका बना रहता है? डीएनए। न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए तो है, डीएनए को आपस में अब बहुत सारे डीएनए आ चुके हैं, बहुत सारे डीएनए को आपस में जोड़ना रहेगा। तो यहाँ पर जोड़ने का काम कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस कोशिका के अंदर डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए इसका जो गुणसूत्र रहता है वो बिखरा हुआ रहता है, सिस्टमेटिक तरीके से जमा हुआ नहीं रहता। इसलिए इसको हम नाम कहते हैं, इस केंद्रक को बोला जाता है प्रोक्रोमोसोम। क्या बोला जाता है? प्रोक्रोमोसोम। मतलब एक विकसित क्रोमोसोम के पहले जो क्रोमोसोम था वो किसके अंदर पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। या फिर ऐसे केंद्रक को हम कह सकते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कह सकते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड। या इसी को हम नाम कहते हैं जीनोफोर। क्या कहा जाता है? जीनोफोर। तो सिंपल सी बात है, हम केंद्रक सामग्री की बात कर रहे हैं और हमने उसी दिन बात करी थी कि इसके अंदर केंद्रक क्या होता है? अविकसित। और उसके दो मुख्य कारण हैं।
एक तो इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव रहता है और दूसरी बात केंद्रक में केंद्रक झिल्ली का क्या होता है, अभाव। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों बात लिखी हुई है। यहाँ पर उसको इस तरीके से लिखा हुआ है, अनुवांशिक पदार्थ किस रूप में होता है, तो नग्न रूप में होता है। कैसे होता है, नग्न रूप में। क्यों होता है, क्योंकि केंद्रक झिल्ली चारों तरफ परिबद्ध नहीं होती है। परिबद्ध का मतलब होता है उपस्थित नहीं होती है, चारों तरफ इसका आवरण नहीं होता है और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। अब आपको मैंने बता दिया है कि हिस्टोन प्रोटीन अगर नहीं रहेगा तो जो इसका डीएनए रहेगा वो बिखरा हुआ रहेगा। कैसा रहेगा बेटा, बिखरा हुआ। चलो सेकेंड बात इसकी करते हैं, तो इसके चारों तरफ आवरण होता है। मैंने आपको बताया था इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, आवरण। इसको हम कोशिका आवरण कह देते हैं और इसका जो कोशिका आवरण होता है ना वो 3 परतों से मिलकर बना होता है। कितनी परतों से मिलकर बना होता है बेटा, 3 परतों से। ठीक है ना, इसका जो कोशिका आवरण होता है वो कितनी परतों से मिलकर बना होता है, 3। सबसे पहली जो परत होती है वो होती है ग्लाइकोकेलिक्स। बेटा क्या होती है, ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है ना, पहली परत की अगर बात करते हैं उस परत को हम कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स और ये सबसे बाहरी परत है। कैसी परत है, सबसे बाहरी। अगर एक आप जीवाणु कोशिका का अध्ययन करोगे, अब वैसे तो हम डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम से भी मैं आपको सारी बातें क्लियर करते जाएंगे। ठीक है ना, मैंने आपको बोला है कि हम एक एक बात को डीप में गहराई से भी पढ़ते चलेंगे। ठीक है, हमारे को बस कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना है। ठीक है ना, सबसे बाहरी परत होती है और ये श्लेष में युक्त होती है। कैसी होती है, श्लेष में युक्त मतलब हम बोल सकते हैं चिपचिपा, इसके अंदर मतलब एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे हम श्लेष्म कहते हैं। क्या कहते हैं, श्लेष्म। ठीक है ना, अब ये जो होती है ये करती क्या है, तो एक तो जीवाणु को फटने से बचाती है। ग्लाइकोकेलिक्स का मुख्य कार्य क्या है, जीवाणु जो कोशिका रहेगी उस जीवाणु कोशिका को फटने से क्या करेगी, बचाएगी। बात समझ में आ रही है बेटा। ठीक है, दूसरी बात करें तो इसका दूसरा मुख्य कार्य होता है रसायनों से सुरक्षा। किससे सुरक्षा बेटा, रसायनों से सुरक्षा। इसकी मैं बात कर देता हूँ। क्या होता है कि जो ग्लाइकोकेलिक्स होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक ढीली सतह होती है और एक कौन सी सतह होती है, मोटी सतह। ढीली सतह और मोटी सतह। मोटी सतह को हम कहते हैं संपुटिका। क्या कहते हैं बेटा, संपुटिका, या इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में कैप्सूल। क्या कहा जाएगा, कैप्सूल कहा जाएगा। ठीक है ना, एक दूसरी होगी, दूसरी जो होती है वो होती है ढीली सतह। कौन सी सतह होती है, ढीली, और इसको कहा जाता है स्लाइम लेयर। क्या कहा जाएगा बेटा, स्लाइम लेयर। इसी के आधार पर जीवाणुओं को हम आगे चलकर पढ़ेंगे 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, ग्लाइकोकेलिक्स के आधार पर हम आगे चलकर देखेंगे कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं ग्राम धनात्मक और एक होते हैं ग्राम ऋणात्मक। आगे चलकर पता चलेगा। अभी तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ग्लाइकोकेलिक्स कितने प्रकार से हो सकती है, तो 2 प्रकार से। एक ढीली सतह की भी हो सकती है और एक होती है मोटी सतह जिसको हम कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कैप्सूल। और इसका मुख्य कार्य यही है कि जो ग्लाइकोकेलिक्स है जिसके कारण से जीवाणुओं को फटने से क्या कर सकती है, बचाती है। क्या करती है, बचाती है। दूसरी बात मैंने लिखी है कि रसायनों से सुरक्षा। क्या लिखा हुआ है बेटा, रसायनों से सुरक्षा। क्या होता है कि जब जीवाणु रहते हैं, जीवाणुओं के ऊपर बाई चांस मान लो कि रसायनों का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे रसायन जो मोटी सतह से बने हुए हैं या कैप्सूल से बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं, कैप्सूल से, उन्हें रसायनों से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। जीवाणुओं की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, जीवाणु। ऐसे जीवाणु जो मोटी सतह या कैप्सूल से बने होते हैं, तो वो जो जीवाणु रहेंगे उन जीवाणुओं को रसायनों से कोई ज्यादा हानि नहीं होगी। मतलब वो उनकी डेथ नहीं हो पाएगी या वो समाप्त नहीं हो पाएंगे। और ढीली सतह वाले जो जीवाणु रहेंगे उनके ऊपर रसायनों का क्या होगा, असर होगा। अरे बात समझ में आ रही है। ठीक है ना, रसायनों का असर कौन से जीवाणु पर होगा, तो ढीली सतह वाले। और हम बोल सकते हैं आगे चलकर इसी के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 प्रकार के। एक हो जाते हैं ग्राम धनात्मक और एक हो जाते हैं ग्राम ऋणात्मक। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। तो ये ग्लाइकोकेलिक्स की हो गई। ये ग्लाइकोकेलिक्स कैसी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है ना, श्लेष में युक्त होती है। कितने प्रकार की हो सकती है, 2, एक ढीली और एक हो सकती है मोटी। इसका मुख्य कार्य क्या है, जीवाणुओं को फटने से बचाना, और दूसरा मुख्य कार्य क्या है, रसायनों से सुरक्षा। ठीक है ना,
सेकेंड परत, इसकी जो सेकेंड परत आती है वो आती है कोशिका भित्ति। क्या आती है बेटा? कोशिका भित्ति। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति होती है, और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो अपन ने बात करी थी उस समय पर कि ये जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति जो होती है जीवाणु व बीजीए में उपस्थित होती है। लाइन को पूर्णतः हमारे को समझना है कि ये जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका भित्ति जीवाणु व बीजीए दोनों में उपस्थित होती है, क्योंकि हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका का जब बात करी थी तो उस समय पर हमने माइकोप्लाज्मा का भी उदाहरण देखा था। किसका उदाहरण देखा था? माइकोप्लाज्मा। हमने 3 उदाहरण देखे थे, जीवाणु, बीजीए और माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। बेटा किसके नाम से जानते हैं? पीपीएलओ। उस समय पर भी मैंने पीपीएलओ का पूरा नाम आपको बताया था। क्या होता है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये कोशिका भित्ति जीवाणु व बीजीए दोनों में उपस्थित होती है। और पीपीएलओ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पीपीएलओ। पीपीएलओ में ये कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंटर हमारे को ध्यान रखना है कि पीपीएलओ में ये क्या होती है? अनुपस्थित। बीजीए को हम बेटा कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। इसका पूरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। तो ये कोशिका भित्ति जीवाणु व बीजीए दोनों में उपस्थित होती है, पीपीएलओ में क्या होती है? अनुपस्थित। ये जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये दूसरी परत होती है। कौन सी परत होती है? दूसरी, द्वितीय परत के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये जो कोशिका भित्ति है ये ग्राम धनात्मक, मैंने अभी आपको बताया कितने प्रकार के जीवाणु हमारे देखने को मिलेंगे? 2 प्रकार के। लेकिन इसके बारे में डिटेल में स्टडी अपन करेंगे, एक लेक्चर रहेगा कि जीवाणु के प्रकार क्यों, किस प्रकार से जीवाणु के प्रकार बने हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ केवल कि ग्राम धनात्मक जो जीवाणु होता है ना, उसमें ये जो कोशिका भित्ति होती है कितनी मोटी होती है? तो 20 से 80 नैनोमीटर। बेटा कितनी मोटी होती है? 20 से 80 नैनोमीटर। और ग्राम ऋणात्मक की बात करें, ग्राम ऋणात्मक की बात करें तो इसके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका भित्ति कितनी मोटी होती है? तो 8 से 12 नैनोमीटर की होती है। कितनी होती है बेटा? 8 से 12 नैनोमीटर। अरे बात समझ में आ रही है? चलो आगे बात करते हैं। उसी समय पर मैंने आपको बताया था कि इसका निर्माण होता है, हाँ, तो निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकेन से होता है। किससे होता है? म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकेन। और अगर डीप में जाकर बात करें ना तो ये म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकेन किसका बना होता है? तो 2 पदार्थ होते हैं, 2 रसायन होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और दूसरा होता है इसके अंदर एन एसिटाइल मुर्मिक एसिड। क्या होता है बेटा? एन एसिटाइल मुर्मिक एसिड। दोनों से मिलकर क्या बनती है? म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन। बात समझ में आ रही है? हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की डीप में स्टडी कर रहे हैं, कम से कम 6 से 7 पॉइंट इसके बारे में हमारे को पढ़ना है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका एकदम क्लियर हमारे को हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, उसमें भी एक एक चीज के बारे में बात करते जाएंगे। अभी आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका को अच्छी तरीके से समझनी है। पहला पॉइंट हमारा था केंद्रक सामग्री, दूसरा है कोशिका आवरण। कोशिका आवरण में हमने दोनों की बात कर ली है, ग्लाइकोकेलिक्स प्लस कोशिका भित्ति, ठीक है ना। अब तीसरी परत तो होती है हमारी, जो होती है पहली बार तो कोशिका भित्ति के मुख्य कार्य देख लो। तो कोशिका भित्ति का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कोशिका को आकार प्रदान करना। क्या प्रदान करना होता है बेटा? कोशिका को आकार प्रदान करना होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं तो तीसरी जो इसकी परत तो होती है वो होती है कोशिका झिल्ली। कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। मतलब हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के चारों तरफ एक आवरण होता है। उस आवरण में कितनी परतें होती है? 3। सबसे पहली होती है ग्लाइकोकेलिक्स, दूसरी होती है कोशिका भित्ति और तीसरी होती है कोशिका झिल्ली। हमने 2 की बात कर ली है, ग्लाइकोकेलिक्स की बात कर ली है और कोशिका भित्ति की बात कर ली है। तीसरी हमारे पास में आती है कोशिका झिल्ली। क्या आती है? कोशिका झिल्ली। यह तीसरी परत होती है। कौन सी परत होती है? तीसरे नंबर पर जो परत पाई जाएगी वो कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली। और आपको बोला भी जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो यहाँ पर इसके अंदर जीव द्रव्य भरा रहेगा। क्या भरा रहेगा? जीव द्रव्य। तो इस जीव द्रव्य की बात करते हैं ना तो जीव द्रव्य के सबसे
जीव द्रव्य के बाद जो आने वाली परत रहेगी, सबसे आंतरिक परत को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इसके बाद एक और आपको मिलेगी, जो कौन सी रहेगी, कोशिका भित्ति, और उसके बाद सबसे बाहर की तरफ आपको कौन सी मिलेगी, ग्लाइकोकेलिक्स। कौन सी मिलेगी, ग्लाइकोकेलिक्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली की। देखो ये तीसरी परत होती है, ठीक है ना, और ये जीव द्रव्य के ऊपर पारगम्य आवरण होता है। कैसा आवरण होता है, पारगम्य। मतलब हम बोल सकते हैं पदार्थों का आवागमन करने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है कोशिका झिल्ली का, ठीक है ना। मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में हम पदार्थों का आवागमन की बात करते हैं, या पदार्थों के संचलन का बात करते हैं कि पदार्थों का संचलन या चलन या आवागमन किसके द्वारा होता है, तो कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। क्योंकि जब हम कोशिका की परिभाषा पढ़े थे उस समय पर आपको बताया गया था कि कोशिका के चारों तरफ एक अर्ध पारगम्य झिल्ली का आवरण होता है। तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि वही पारगम्य आवरण कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा कोशिका झिल्ली। कौन सा रहेगा बेटा, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। और इसी के द्वारा क्या होगा, तो पदार्थों का संचलन होगा। क्या होगा, पदार्थों का संचलन। तो इतनी बात हमारे को समझ में आ रही है, ठीक है ना। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, केंद्रक सामग्री। क्या पढ़ा है, केंद्रक सामग्री। दूसरा हमने पढ़ा है कोशिका आवरण। क्या पढ़ा है, कोशिका आवरण। केंद्रक सामग्री में मैंने आपको सारी बातें बता दी है कि केंद्रक इसका कैसा रहता है, अविकसित, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्रोमोसोम और न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहा जाता है, ठीक है ना। इसका आनुवांशिक पदार्थ कैसा होता है, नग्न रूप में होता है, केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध नहीं होता है, इसलिए इसको हम नग्न रूप में कहते हैं। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है, अभाव, मतलब डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है ना। कोशिका आवरण कितनी परतों से, 3 ग्लाइकोकेलिक्स सबसे बाहरी परतों होती है, श्लेष्म युक्त होती है, ठीक है ना। 2 प्रकार की होती है, एक ढीली होती है और एक कौन सी होती है, मोटी। इसी के आधार पर जीवाणु के क्या बने हुए प्रकार, ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो जीवाणुओं को फटने से बचाना, और दूसरा मुख्य कार्य है रसायनों से सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। आगे दूसरी होती है कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका भित्ति होती है, ये 2 पॉइंट हमारे को मेनली ध्यान ही रखना है कि जीवाणु और बीजीए में ये उपस्थित होती है और पीपीएलओ में क्या होती है, अनुपस्थित, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, तो ये किसकी बनी होती है, हम और बात कर रहे हैं कि ये द्वितीय परत होती है। ग्राम धनात्मक में इसकी मोटाई कितनी होती है, 20 से 80 नैनोमीटर। ग्राम ऋणात्मक में कितनी होती है, 8 से 12 नैनोमीटर। इसका निर्माण किससे होता है, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन से। और हम बोल सकते हैं कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है ये क्या चीज है, तो ये 2 रसायनों से मिलकर बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल मुर्मिक एसिड, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो कोशिकाओं को क्या प्रदान करना, आकार प्रदान करना होता है। क्या प्रदान करना होता है बेटा, आकार। चलो ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, ठीक है। कोशिका झिल्ली की बात करते हैं, कौन सी परत होती है, तीसरी। कौन सी होती है, तीसरी परत। और इसके चारों तरफ क्या होता है, तो एक पारगम्य आवरण होता है। जीव द्रव्य के ऊपर एक पारगम्य आवरण यही होता है, इसी को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो पदार्थों का संचलन करना होता है। क्या करना होता है बेटा, पदार्थों का संचलन करना। इतनी बातें हमारे को क्लियर हो रही है, अरे यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है, ठीक है। आगे और हमारे पास में पॉइंट है, हमने ये पहला और दूसरा पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है, पहला और दूसरा, ठीक है ना। फिर आगे हमारे पास में कशाभिका आएगी। क्या आएगी, कशाभिका, ठीक है ना। फिर आएंगे प्लाज्मिड्स। क्या आएंगे, प्लाज्मिड, अंतर्विष्ट पिंड। ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, कशाभिका और पक्षमाभिका भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। एक दिन में हम सारी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके आगे थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, 2-3 बातें और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने 2 पॉइंट की बात करी थी। सबसे पहले हमने केंद्रक सामग्री की बात करी, दूसरे हमने कोशिका आवरण की बात करी, तीसरी बात आ रही है हमारे पास में प्लाज्मिड। क्या आ रहा है बेटा, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड की बात करते हैं। प्लाज्मिड ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड एक प्रकार का डीएनए ही होता है, लेकिन डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है जिसे हम एक्स्ट्रा डीएनए के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, एक्स्ट्रा डीएनए के नाम से। एक्स्ट्रा डीएनए के नाम से एक छोटा सा खंड होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, तो उसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड। क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मिड। और ये क्या करता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है बीजीए। बीजीए मैंने अभी आपको बताया था, बीजीए का पूरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसी को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको साइनोबैक्टीरिया। और इसमें ये रंगों को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है, रंगों को निर्धारित करता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं
सिंपल सी बात है, प्लाज्मिड जो होता है एक डीएनए ही होता है। डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है जिसको हम एक्स्ट्रा डीएनए के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। और ये बीजीए में क्या करता है? तो रंगों को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? रंगों को। आगे बात करते हैं अंतर्विष्ट पिंड। इसके अंदर कुछ थैलीनुमा संरचनाएं होती है। कोशिका के अंदर जब जाएंगे तो हमारे को कुछ थैलीनुमा संरचनाएं मिलेगी, छोटी छोटी थैलीनुमा संरचनाएं होती है जिन्हें हम कहते हैं अंतर्विष्ट पिंड। और ये अंतर्विष्ट पिंड क्या है? तो ये क्या करते हैं? आरक्षित सामग्री, मतलब जो कोशिका रहेगी प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसमें कुछ भी आवश्यक ऐसी सामग्री है, उस सामग्री को कोशिका द्रव्य में इकट्ठा करने का काम कौन करता है? तो वो करता है अंतर्विष्ट पिंड। यह एक ऐसी संरचना होती है जो झिल्ली रहित होती है। कैसी संरचना होती है? झिल्ली रहित। और अब सर आरक्षित सामग्री क्या है? तो कुछ आरक्षित सामग्री मतलब कुछ आवश्यक चीजें, जैसे कि फास्फेट के दाने हो गए हैं, साइनोफाइसिन हो गया है, ठीक है ना, ग्लाइकोजन कणिकाएं होती है, ठीक है, जैसे कि कोई कोशिकाएं रहती है जो कार्बोहाइड्रेट किसके द्वारा संग्रहित करती है, किस रूप में संग्रहित करती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करती है, ठीक है ना। सल्फर दाने हो गए, ये इस प्रकार की कुछ आरक्षित सामग्री को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? तो अंतर्विष्ट पिंड, ठीक है ना। दो पढ़ लिया था, तीसरा हो गया, ये चौथा हमारा कौन सा हो गया है? अंतर्विष्ट पिंड। फिर आती है कशाभिका। मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे अंतर, तो आपको बोला था किसके अंदर कशाभिका पाई जाती है? कशाभिका या पक्षमाभिका, ठीक है ना। तो ये कशाभिका के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। जब मैं आपको डायग्राम बनाकर बताऊंगा तो उस समय पर समझेंगे कि हाँ इसके कितने भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। सबसे पहले जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उसको कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहा जाता है बेटा? बेसल बॉडी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है हुक। क्या होता है? हुक, ठीक है ना, एक थोड़ा सा हुक टाइप से होता है। और फिर एक लंबा धागा होता है जिसे हम तंतु कहते हैं, या उसी को हम कहते हैं फिलामेंट, या उसी को हम कहते हैं सेप्ट। क्या कहते हैं? सेप्ट। और ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। किसका बना होता है बेटा? फ्लैजिलिन प्रोटीन का। और उसी समय पर मैंने बोला था कि इसकी जो कशाभिका रहती है वो किसकी बनी होती है? फ्लैजिलिन प्रोटीन की। और जंतु कोशिका में हम जाकर देखेंगे या फिर यूकैरियोटिक कोशिका में जाकर देखेंगे तो इसकी जो कशाभिका रहती है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है ट्यूबुलिन की। किसकी बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की। अरे बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कशाभिका किसकी बनी रहेगी? फ्लैजिलिन प्रोटीन की। कितने भाग होते हैं? 3। एक बेसल बॉडी होती है, एक होता है हुक होता है, और तीसरा एक धागेनुमा संरचना जिसको हम कहते हैं तंतु, या इसी को हम कहते हैं फिलामेंट, या इसी को हम कहते हैं सेप्ट, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, छठे नंबर पर जो बात आती है वो आती है मीजोसोम। और मैंने आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य के अंदर एक अंतर्वलन संरचना रहती है। उस अंतर्वलन संरचना को क्या कहा जाता है? जैसे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम बताया था, ये इसके अंदर भरा हुआ द्रव्य क्या कहलाता है? जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य कह सकते हैं। इस कोशिका द्रव्य के अंदर इस झिल्ली के द्वारा एक अंतर्वलन बनता है। क्या बनता है? अंतर्वलन। इसी अंतर्वलन को हम क्या कहते हैं? मीजोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोसोम। तो इस मीजोसोम की बात कर रहे हैं। मीजोसोम क्या है? तो कोशिका झिल्ली से निर्मित संरचना है। किससे निर्मित संरचना है? कोशिका झिल्ली से। मैंने अभी बात बताई है कि कोशिका झिल्ली के द्वारा ही, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से ही क्या बनता है बेटा? मीजोसोम बनता है। बात क्लियर होती जा रही है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, मीजोसोम की बात कर रहे हैं। तो यह एक विशेष झिल्लीमय संरचना है। कैसी संरचना है? विशेष झिल्लीमय। और इसकी संरचना 3 प्रकार से हो सकती है। एक हो सकती है पुटिका। क्या हो सकती है? पुटिका, जिसको हम गोलाकार संरचना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गोलाकार संरचना। दूसरी होती है नलिका। क्या होती है? नलिका, जिसको हम ट्यूबुल्स कहते हैं, लंबी लंबी नली के समान संरचना रहेगी। और एक होती है पटलिका। क्या होती है? पटलिका। ये चपटी जो संरचना रहती है, चपटी संरचना को हम पटलिका कहते हैं। ये 3 रूप में हो सकती है। कितने रूप में हो सकती है? 3। पहली क्या होती है? पुटिका, दूसरी क्या होती है? नलिका, तीसरी क्या होती है? पटलिका। चलो आगे बात करते हैं। इसका मुख्य कार्य, हाँ, मीजोसोम के मुख्य कार्य हमारे को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। इसका सबसे पहला कार्य होता है
प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति का निर्माण। किसका निर्माण बेटा? कोशिका भित्ति का निर्माण। दूसरा कार्य मैंने उसी समय पर बताया था कि इसके अंदर श्वसन कहाँ होता है, तो श्वसन होता है मीजोसोम में, क्योंकि श्वसन की जो क्रिया होती है, श्वसन मैंने बोला है कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन। तो हमारे शरीर में माइटोकांड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकांड्रिया। इनके पास में डबल झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं होते, हमने अंतर में समझा था। तो श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? श्वसन की क्रिया मीजोसोम में होती है। कहाँ होती है बेटा? मीजोसोम में। दूसरा, डीएनए प्रतिकृति का कार्य। जब इसके अंदर जनन की क्रिया होती है या फिर कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के लिए आप समझो इसके पास में प्रॉपर तरीके से गुणसूत्र नहीं बना हुआ है, तो इसके अंदर न तो समसूत्री विभाजन होता है और न ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके अंदर विभाजन की प्रक्रिया जो होती है वो असूत्री होता है। क्या होता है? असूत्री। असूत्री मतलब डायरेक्ट केंद्रक दो भागों में बट जाता है, उस विभाजन को हम क्या कह देते हैं? असूत्री। तो यहाँ पर डीएनए की प्रतिकृति होना अति आवश्यक है। डीएनए की प्रतिकृति मतलब डीएनए की दूसरी कॉपी तैयार करना, डीएनए की दूसरी कॉपी तैयार करना, फोटोकॉपी तैयार करना, उसको बोला जाता है प्रतिकृति। और ये होता है मीजोसोम में। कहाँ होता है बेटा? मीजोसोम में। अगला कार्य देखो, स्त्रावी प्रक्रिया। जितने भी स्त्रावन के काम किया जाता है, जितने भी स्त्रावन की चीजें होती है या स्त्रावन किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? मीजोसोम के द्वारा। चलो, एंजाइम की मात्रा बढ़ाने में भी कौन सहायक होता है? तो एंजाइम की मात्रा बढ़ाने में भी कौन सहायक होता है? मीजोसोम। इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे को सारे कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। कोशिका भित्ति का निर्माण भी किसके द्वारा? मीजोसोम के द्वारा। श्वसन की क्रिया भी किसके द्वारा? मीजोसोम के द्वारा। डीएनए प्रतिकृति का काम भी कौन कर रहा है? मीजोसोम। स्त्रावन की प्रक्रिया कौन कर रहा है? मीजोसोम। और एंजाइम की मात्रा बढ़ाने में भी कौन सहायक होता है बेटा? मीजोसोम सहायक होता है। लास्ट इस प्रोकैरियोटिक कोशिका का भाग होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर। क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर। ये क्रोमेटोफोर बीजीय कोशिका में पाई जाती है। बीजीय मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाएंगे, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो ये कोशिका झिल्ली, इसके अंदर ही कोशिका झिल्ली ही ये कोशिका झिल्ली के द्वारा बनने संरचना होती है। कोशिका झिल्ली कुछ वर्णक रखती है। क्या रखती है? वर्णक, जिसके द्वारा ये बीजीय जो रहेगा इसके अंदर रंग उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? रंग। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रोमेटोफोर के द्वारा। बेटा किसके द्वारा किया जाता है? क्रोमेटोफोर। ठीक है ना? तो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की डिटेल में हमने स्टडी ली है। सबसे पहला भाग हमने क्या पढ़ा है? केंद्रक सामग्री। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? कोशिका आवरण। ठीक है ना? उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? प्लाज्मिड। फिर हमने क्या पढ़ा है? अंतर्विष्ट पिंड। फिर हमने क्या पढ़ा है? कशाभिका, मीजोसोम और क्रोमेटोफोर। चलो यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई है बेटा? चलो ठीक है, आगे की चर्चा हम करेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक में, और वो हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी करेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है ना? यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, ओके।